रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि न जाने कितनी सारी बीमारियां मनुष्यों के लिए देखने में आती हैं। अब जब मनुष्यों के लिए देखने में आती हैं तो हमारी फसलें, हमारे पौधे, हमारी सब्जियां, फल जब भी हम उगाते हैं, इनमें भी कई नई नई तरह की बीमारियां हमें देखने में आती हैं। और किसान के लिए खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब उसे पता नहीं चलता कि इन बीमारियों का कारण क्या है। कई ऐसे सूत्रकृमि होते हैं जो हमारे पौधों की जड़ों में लग जाते हैं और पौधे को बीमार कर देते हैं। फिर न फल, न सब्जियां, न फसल, कुछ भी देखने को नहीं मिलता और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जमीन में ही शायद कोई खराबी है। मगर अब वो समय है जब हमें इसके प्रति भी जागरूक होना है। इस कार्यक्रम में हम नित्य नए विषय आपके लिए लेकर के आते हैं जिन पर चर्चा होती है और आप तक जानकारी पहुंचती है। आज जानेंगे सूत्रकृमियों के बारे में जो कि पौधों की जड़ों में लग जाते हैं, दिखाई नहीं देते मगर बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आबू रोड से डॉक्टर एस.के. मिड्ढा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, डॉक्टर मिड्ढा के बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने MSc किया प्लांट पैथोलॉजी में, उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से PhD किया निमेटोलॉजी में, जिसे सूत्रकृमि विज्ञान कहा जाता है। डॉक्टर मिड्ढा ने 35 वर्ष अपने सेवाओं में दिए हैं, जिसके दौरान वे विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में रहे और अंत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ही प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में रिटायर हुए। अपने शोध और अनुसंधान के चलते US, चाइना, अल्जीरिया जैसे कई देशों में इन्होंने भ्रमण किया, कई सेमिनार्स अटेंड किए। आइए आज इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि किसान भाइयों को पता ही नहीं चलता कि कई सूत्रकृमि जो हैं वो पौधों की जड़ों में लग जाते हैं और आप इसके विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे सरल शब्दों में यही जानना चाहूँगा कि ये सूत्रकृमि होते क्या हैं, किस तरह से इनकी ये जड़ों में लग जाते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान को पता ही नहीं है। मैं खुद जब तक मैंने PhD नहीं करी थी, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये सूत्रकृमि क्या होते हैं। तो मैंने जब देखा तो तब मुझे समझ लगी कि किसान के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ये सब्जेक्ट है कि इसको जानना, पर अब जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे है कि सॉइल में जब हम फसल लेते रहते हैं तो इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ जाती है। ये बेसिकली माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, वैसे तो दिखते नहीं हैं और होते बहुत ही छोटे हैं और सॉइल में मिट्टी में ही रहते हैं, तो इसलिए उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। तो वो भी अब ऐसे ऐसे साधन बन गए हैं जबकि निकाल के विशेषज्ञ देख सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम फसलें ज़्यादा लेते हैं, हाँ जी, तो इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाती है। जब बढ़ जाती है तो वो खुराक तो पौधे से ही लेते हैं। हाँ जी। तो जब पौधे से लेते हैं तो ज़्यादा नंबर में जब हो जाते हैं तो पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जी। तो उसको उस वक़्त हम जितनी भी बची खाद दे लें तो वो पनपता नहीं है। जब वो पनपता नहीं है तो इसलिए हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर पौधे को खाद मिल भी रही होती है तो भी ये नहीं ले जो सूत्रकृमि परजीवी हैं ये उसमें से चूसते रहते हैं तो उसको कमज़ोर कर देते हैं। तो वो पौधा जो है बेसिकली बहुत वीक हो जाता है। तो जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर ये जहाँ पे हमारी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। हाँ जी। सब्जियों के खेतों में ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी, कि क्योंकि सब्जी हम एक लेते हैं तो दूसरी अभी काटते रहते हैं, दूसरी बुआई शुरू कर देते हैं। जी। तो इस तरीके से
ज़मीन को तो ऐसा समय नहीं मिलता कि वो जो नेमेटोड हैं जी उनको मृत्यु कर दे, उसके लिए पौधा ना हो। जी जी तो जी। ये चूंकि पौधा रहता है वहाँ पे कोई ना कोई, तो ये पनपते रहते हैं। पर ये कितने प्रकार के सूत्रकृमि होते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे, और कहाँ कहाँ हो जाते हैं? जैसे आपने सब्जियों के बारे में जिक्र किया, तो हर खेत में क्या ये होते हैं? उनकी संख्या बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। कुछ कुछ एक तो गेहूं पे ही जाएंगे, कुछ एक सब्जियों पे जाएंगे, सब्जियों वाला गेहूं पे नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत प्रकार के हैं। लेकिन मेन जो वेजिटेबल्स पे, जो सब्जियों पे ज़्यादा है, उसका नाम है रूट नॉट नेमेटोड। जी वो ऐसा एक अकेला ऐसा नेमेटोड सूत्रकृमि है जो कि एक जड़ों पे सिम्टम देता है, बाकी तो नहीं देते, लेकिन ये जड़ों पे देता है। वो जड़ों पे जो सिम्टम है वो है कि वो उसमें गठे बना देता है, इसलिए रूट नॉट उसका नाम रखा हुआ है। जी तो वो जब हम जड़ पौधा पूरा उखाड़े तभी पता लगे ना। जी तो जब जी पौधा उखड़ गया तो फिर तो काम ही खराब हो गया। जी 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 तो इसलिए वो खासकर टमाटो, ब्रिंजल, भिंडी, ये ऐसी ऐसी वेजिटेबल पे बहुत होता है रूट नॉट जी नेमेटोड। जी इतना होता है कि जड़ को ऐसे बना देता है कि बिल्कुल जड़ें गठे गठे बनी हुई हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये किस प्रकार बढ़ते हैं, और मतलब इनका जो, अगर आपने जनसंख्या की बात की, तो किस प्रतिकूल या किस अनुकूल मौसम में ये बढ़ते हैं, या इनके खात्मे का भी कोई समय होता है? ऐसे है कि ये मीडियम टेम्परेचर रहे, जैसे बहुत गर्मी रहे तो भी इनकी स्लो डेवलपमेंट होती है, बहुत सर्दी रहे तो बहुत डेवलपमेंट कम होती है। जिस टेम्परेचर पे हमारी फसल बढ़ती है उस टेम्परेचर पे यही ज़्यादा बढ़ते हैं। जी 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 तो ये अपने, इनका सिस्टम है कि ये एक फीमेल, मेल और फीमेल भी होते हैं इसमें दोनों। जी तो जो फीमेल है वो एक फीमेल कोई 300-400 अंडे दे देती है। तो एक जड़ पे ऊपर कम से कम 50-60 फीमेल होंगी। तो आप ये देखिए कि 300 हर एक अंडे दे रही है, तो कितनी उनकी जायदाद पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जी हर अंडे से फिर एक लार्वा निकलता है, वही फिर पौधे को आकर, तो पौधा बेचारा जो है वो इतना समर्थ नहीं रहता, इतना ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी जड़ें पे ये पनपते रहते हैं। तो 1 महीने के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल, ये जो रूट नॉट नेमेटोड है, पूरा कर लेता है। खा पी के अपने अंडे दे के फिर ये अपना ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरी जनरेशन शुरू हो जाती है। जी। और चूंकि ये तो बहुत ही खतरनाक है, जैसा आपने बताया कि जिस टेम्परेचर और जिन अनुकूल परिस्थितियों में पौधा बढ़ रहा है, उन्हीं अनुकूल परिस्थितियों में इनकी भी संख्या बढ़ रही है, फसल लगी हुई है और ये जड़ों में है। तो इनके नाश का, इनके विनाश का, या इनसे छुटकारा पाने का, बेहतर शब्द ये है कि इनसे छुटकारा पाने का क्या उपाय? ऐसे है कि जैसे चूँकि ये सॉइल में है, सारी सॉइल को ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, केमिकल्स तो बहुत महंगे हैं और पॉसिबल भी नहीं है इनको पूरा निकालना। तो इनकी संख्या कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जी तो कुछ एक सरल उपाय हैं जो कि किसान कर सकता है। तो एक तो ये है कि जो भी हम सब्जियों की प्यून तैयार करते हैं, पहला तो वो जो नर्सरी बेड है जिसको हम बोलते हैं, उसको, क्योंकि वो छोटा होता है, उसको हम अच्छी तरीके से ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें वो निमेटोड सूत्रकृमि नहीं हो, जी या उनकी पॉपुलेशन कम हो या काम हो जाए। उसका एक तो केमिकल ट्रीटमेंट भी है कि वो बहुत आसान है, बहुत कॉमन है। फॉर्मलिन एक होता है जो कि फ्यूम्स जिसके होते हैं वो सॉइल से निकल भी जाते हैं जब हम ओपन करते हैं। तो उसको डाइल्यूट करके हम नर्सरी बेड का छोटा सा जो जितना एरिया है उसमें वो पानी डाल देते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं पॉलीथीन से। 12 घंटे तक अगर एक दिन कवर करा रहे तो उसके जो फ्यूम्स हैं उससे वो नेमेटोड मर जाते हैं। जी फिर उसको पॉलीथीन को उतार दो, तो फिर वो सॉइल को फिर कर दो थोड़ा सा ढीला, तो उसमें से वो जो फ्यूम्स हैं सारे निकल जाएंगे। जी 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 2 दिन में पूरे निकल जाएंगे। उसके बाद फिर उसमें आप अपना बीज डालो, टमाटर का नर्सरी बनानी है या
बैंगन की नर्सरी बनानी है, तो वो एक तो वो नर्सरी भी ठीक हेल्दी रहेगी और फिर उसके साथ निमेटोड फिर खेत में नहीं जाएगा। जी। तो दो काम वो करता है। तो ये तो हो गया नर्सरी, जरूरी है पहले तो उनको वहीं पे कंट्रोल करना है कि जहाँ से आगे ये खेत में ना खेत में ना जाए। पहुंचे। तो फिर आगे आ जाता है खेत का क्या ट्रीटमेंट करना है। हाँ जी। वो खेत का अगर उसमें ग्रीन मैन्योरिंग कर ली जाए तो उससे भी बहुत इसकी संख्या कम हो जाती है। वो ग्रीन मैन्योरिंग एक पौधा है, ढांचा, जिसको इंग्लिश में सस्वेनिया कहते हैं। जी। वो हम अगर बरसात के मौसम में ऐसे ही छट्टा डालते हैं उसके बीज का, तो वो अपने आप उग पड़ता है। जाता है। 1 महीने में इतना बड़ा हो जाता है और फिर उसको हम जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है वो भी बड़ा हो जाता है। सितंबर के महीने में फिर हम उसको प्लाव कर दें, ट्रैक्टर चला दें, फिर उसको सॉइल के अंदर ही मिक्स कर दें जी। थोड़ा बहुत, तो वो सड़ बढ़ जाता है। 1 महीने के सड़ जाए, उसको कहते हैं हम ग्रीन मैन्योरिंग कर दी। जी जी जी। तो उससे ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाता है अपने सॉइल को, जी। और दूसरा वो जो सूत्रकृमि है वो भी उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि उस ऑर्गेनिक मैटर पे कई एक फंजाई हैं, फंगस ग्रो करती हैं, वो उसको नेमाटोड को मार देती हैं। जी जी। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा फील्ड का तरीका एक ये भी है कि जब समर होती है, गर्मी बहुत पड़ती है जून के महीने में, तो उस वक़्त खेत को हम अच्छी तरह प्लाव कर दें, जोत दें, और फिर उसको खुला सन जो है ना उसकी गर्मी से भी वो नेमाटोड की पॉपुलेशन जो है कम हो जाती 1-2 बारी उसको उल्टा पुल्टा करते रहें, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो काफ़ी है। पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब, आपने जो ग्रीन मैन्योरिंग का जो मेथड बताया उसमें आपने बताया कि 1 महीने तक के लिए ये प्रोसेस करनी पड़ेगी अपने खेत में, ढेंचे के बीज उगा करके, उसके पौधे उगा करके, फिर बाद में उसको जमीन के साथ, मिट्टी के साथ मिलाना होगा। तो 1 महीने का ये वक्त क्या किसान भाई लेने के लिए राजी होते रहे, आपके अनुभव के हिसाब से बताइए। हाँ, ऐसे है कि क्योंकि बरसात में कुछ एक फसलें ऐसी होती हैं जो कि बरसात में नहीं ली जाती। जी। अगर आपने उसी खेत में टमाटर लगाना है जी। तो आप सितंबर में लगा सकते हैं, सितंबर तक आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। जी। अगर आपने ये वेजिटेबल कल्टीवेशन ही करनी है तो। अगर दूसरी करनी है तो फिर आपको कम से कम एक फसल मिस करनी पड़ेगी। 2 साल में एक बार ही कर लो, लेकिन अगर आप उसके लिए भी उस दूसरी फसल को भी फायदा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी चला गया और ये सूत्रकृमि की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या भी कम हो गई, और कई किस्म के जो हैं सूत्रकृमि हैं वो सारे फसलों को सबको नुकसान तो करते ही हैं। जी जी जी। तो वो उनकी पॉपुलेशन बढ़े नहीं। अगर आप ये रूटीन में ग्रीन मैन्योरिंग करते रहो तो 2 साल में एक बार, अगर हर साल नहीं कर देते तो बहुत ही आपको फायदा होगा उसका। जी जी जी। और एक और सवाल मेरे जहन में आया, ये हैं तो सूत्रकृमि परजीवी ही और जड़ के साथ ही बढ़ रहे हैं, तो क्या जब खेत खाली पड़ा है तब भी क्या इनकी ये अपनी सुरक्षा खेत के नीचे, जमीन के नीचे कर पाने में सक्षम है? ऐसे है कि ये इनको जरूर चाहिए, जिंदा रहने के लिए फसल चाहिए जी। पर क्या होता है कि जो खरपतवार हैं, कुछ ऐसे खरपतवार भी हैं जो कि अब आप नहीं जोतोगे, खेत को खाली रखोगे। हाँ जी। तो वो खरपतवार जो हैं वो उसके लिए, उसको जिंदा रखने के लिए काफ़ी हो जाते हैं, उन पर पहुंच जाते हैं। उन पे पहुंच जाते हैं। तो खरपतवार ना हो हाँ। खेत में, और खेत को आप जोतो और गर्मी के मौसम में उसको रहने दो, तो काफ़ी मात्रा में इनकी जो है ना पॉपुलेशन, जनसंख्या कम हो जाती है। जी जी। तो आपका खर्चा कुछ नहीं, सिर्फ प्रिकॉशंस ये लेनी है जी जी। कि आप खरपतवार नहीं होने दो, और ये जोतो अच्छी तरह जून के महीने में, तो आप 1 महीने में, बल्कि कम से कम ये भी कई लोग करते हैं ज़रा जल्दी, उसमें और इफेक्टिव होता है लेकिन कॉस्टली होता है जी। कि खेत को जोत के गर्मी के महीने में हैं, और फिर उसको पॉलीथीन कवर से कवर कर देते हैं। जी जी। पॉलीथीन बिछा देते हैं। जी। उस पॉलीथीन से, वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होता है, उससे टेम्परेचर अंदर की और बढ़ जाती है। जी। तो जो हमने 1 महीने में काम करना था वो 15 दिन में हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ गई तो
टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से भी मर जाते हैं। जी जी जी। और मॉइस्चर भी नहीं जाता, मॉइस्चर भी वो उसको हेल्प करता है मारने के लिए, हाँ जी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अंदर ही अंदर फिर वो जाता है। तो वो भी एक है, पर वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि पॉलीथीन पूरे खेत में डालना बिछाना पड़ता है। पड़ेगा। पर जैसे बहुत सारे शोध और बहुत सारे अनुसंधान इस क्षेत्र में हो रहे हैं, तो जब जब हम पौधा लगाएंगे, जब जब हम फसल लगाएंगे, तब तब इस सूत्रकृमि का आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसे प्रयोग भी हुए हैं जिससे पौधा लगे और जड़ों की सुरक्षा हो जाए, कुछ साथ साथ ऐसी? किसान को तो बीज ऐसा मिल जाए जिस बीज के बोने से वो सूत्रकृमि उसको लगे ही नहीं। किसान के लिए तो वही सबसे अच्छा और सहज साधन है। तो हमारे जो रिसर्च वाले साइंटिस्ट हैं, जो नए नए बीज तैयार करते हैं, उनके साथ संपर्क रख के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो निमेटोलॉजी के हैं, उनके साथ मिलके ऐसी ऐसी किस्में भी तैयार कर रहे हैं जिसको सूत्रकृमि या लगे नहीं, अगर लगे तो बहुत कम मात्रा में लगे। वो जैसे कहते हैं कि वो पसंद ही ना करें सूत्रकृमि इस वैरायटी को, तो हम कहते हैं उनको रेजिस्टेंट वैरायटी कहते हैं या टॉलरेंट वैरायटी कह देते हैं। तो वो भी हैं हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं, सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक एक डिपार्टमेंट निमेटोलॉजी का है। जैसे राजस्थान में उदयपुर में है निमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उनके साथ किसान जो जाके पता कर सकता है कि कोई रेजिस्टेंट वैरायटी अवेलेबल है, क्योंकि एक रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं। जी। तो फिर वो बदली होती रहती है, अनवरत प्रयोग है। हाँ जी। तो इस तरीके से किसान की मदद के लिए हर क्रॉप का, हर फसल का, जिसमें जो नेमेटोड ज़्यादा लगते हैं जिसमें, उसके लिए एक रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने का प्रोग्राम भी चल रहा है। खासकर वेजिटेबल में बहुत हैं, गेहूं में भी है। तो ये जो है नेमेटोड का, इस तरीके से भी हम कुछ अपना कंट्रोल कर सकते हैं। एक नर्सरी बेड में अप्रोच है, एक साधन है कि एक माइकोराइजा होता है जो कि फंगस ही होती है, लेकिन वो डबल काम करता है। वो भी रूट पे होता है, लेकिन रूट को हेल्प करता है। उसका जैसे कहते हैं ना, साझेदारी है कि तू मुझे कुछ दे दे तो मैं तेरे को कुछ मैं भी दूंगा। तो वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन सॉइल से काफ़ी न्यूट्रिशन उसको देता है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए खास करके जो है ना, वो उसको बहुत फैल जाता है सॉइल में, और वहाँ से फास्फोरस जो है वो पौधे को देता है। जमीन से फास्फोरस लेकर के पौधे का सहायक बन जाता है। और पौधे की जड़ को एक किस्म का काफ़ी जगह से वो होता है, तो वो अगर वो पहले जड़ पे आ जाए तो सूत्रकृमि वाले को जगह ही नहीं मिलती कि मैं रूट पे मैं भी जाऊं। तो अगर वो नर्सरी, खासकर नर्सरी बेड जब हम बनाते हैं, नर्सरी में जो सॉइल में अगर वो मिक्स कर दें, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं, VAM, वास्कुलर और बस्कुलर माइकोराइजा होता है, वो हमारे रिसर्च यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, वो हमें वो तैयार करके देते हैं पैकेट में, कि नर्सरी बेड में इतने पैकेट डाल दो इतनी सॉइल में। तो वो भी बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा साधन है जिससे कि हम अपने बिना किसी ज़्यादा खर्चा करे अपने पौधों को सुरक्षा दे सकते हैं। जी। नेमेटोड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने इतने सरलता से, और ये अनजान सी बीमारी ही है पौधों के लिए, जिससे किसान भाई भी अनजान रहते हैं, आपने सारी जानकारी दी बहुत सहज सरल शब्दों में। आप अपना कीमती समय लेकर के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। दोस्तों, आज की कड़ी में डॉक्टर मिड्ढा ने हमें जो कुछ भी बताया, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। ओम शांति। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के कई प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार आता है जिसको हरी खाद कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। तो जैसे इसका नाम है, खाद मतलब उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद का उपयोग किया जाता है। तो ये हरी खाद जो है, मतलब ही ग्रीन पौधे जो हम ज़मीन में उगाते हैं, उन पौधों को यदि ज़मीन में डाल दिया जाए तो उसका खाद बनता है। इसमें एक मेजर फैक्टर है जिसको हम कहते हैं कि कार्बन कंटेंट।
तो ज़मीन का कर्व बढ़ाने के लिए कई प्रकार की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। तो इन खादों में निम्न प्रकार के बीज बोए जाते हैं, जैसे कि विविध प्रकार के बीज में ढेचा, सन, चौलाई, चना इत्यादि प्रकार के अलग अलग प्रकार के बीज बोए जाते हैं। और वो बीज बोने के बाद जब पौधा तैयार होता है, उस पौधे को फिर से ज़मीन में डाल दिया जाता है। जब उसके फूलों पे आने की अवस्था रहती है, ऐसे समय पर उसे ज़मीन में बोया जाता है। और दूसरा एक प्रकार है, अगर ये पूरी अलग अलग प्रकार के बीज हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, तो कई किसान भाई या तो ढेचा बोते हैं या सन बोते हैं। तो जैसा ढेचा बोएंगे या सन बोएंगे, तो इनकी एक विविध मात्रा जो है वो निश्चित मात्रा होती है, उस मात्रा में हम इसको ज़मीन में बोते हैं। तो जैसे एक मात्रा यदि हम ढेचा की बात करेंगे, तो कम से कम 10 से 12 किलो ढेचे का बीज 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। और ये काफ़ी छोटे दाने होते हैं। यहाँ पर हम जो फसल देख रहे हैं, जो हरी खाद की फसल उगी हुई है, ये आज बराबर 30 से 35 दिन इसको पूरे हो गए हैं। जो हम देख रहे हैं कि ये इसकी फ्लावरिंग की स्टेज, मतलब फूल पे आने की स्टेज शुरू है। जिस समय पे ये पौधा एकदम कौला होना चाहिए, ऐसे समय पर बराबर 30 से 35 दिन के बीच में इसको हमें ज़मीन में गड़ाना होता है। उसमें गाड़ने की अलग अलग विधि है। इसको ट्रैक्टर से, रोटावेटर से क्रश करके उसको ज़मीन में मिक्स किया जाता है। और जिस तरह से 35 दिन के बाद में ये पूरी की पूरी फसल जो हम ऊपर देख रहे हैं, ये फसल ज़मीन में गड़ जाती है और फिर वो सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी आप जो देख रहे हैं, ट्रैक्टर के द्वारा, रोटावेटर के द्वारा इस हरी खाद को हम ज़मीन के अंदर में गड़ा रहे हैं। जो हमें सड़ने के बाद जो खाद बनेगा, वो हमारे ज़मीन के उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। इसी तरह सारे इस पौधों को हमें ज़मीन में क्रश करके गड़ाना होता है। अभी हम जो बात कर रहे थे, हरी खाद के अलग अलग कई प्रकार के फ़ायदे हैं। तो उसमें तो एक फ़ायदा हमने ये देखा कि उसको जब हम ज़मीन में गड़ाते हैं, तो उसमें कार्बन तत्व की बढ़ोतरी होती है। साथ साथ हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो पौधे हमने लगाए थे, तो इनको लेगुमिनस प्लांट्स कहा जाता है। मतलब ये पौधों के जड़ों के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जिनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर में जड़ों तक पहुंचकर जड़ों में गठाने तैयार करते हैं। और वो गठाने, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वो नाइट्रोजन तैयार करने की अपने आप में एक फैक्ट्री है। तो ऐसे ये जो उपयुक्त जीवाणु हैं, राइजोबियम जीवाणु, ये पौधों के जड़ों में रहकर वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उस नाइट्रोजन का रूपांतर करके पौधों को दिया जाता है। और साथ साथ जब ये पौधों को दिया जाता है, तो हमारी भूमि में भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इस तरह जब हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन के साथ साथ हमारे ज़मीन के अंदर में नाइट्रोजन की मात्रा नैसर्गिक पद्धति से बढ़ाई जाती है, जिसमें किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये भी देखा गया कि ये जो नाइट्रोजन देने वाले जो जीवाणु हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आने वाले समय में और भी फसल के लिए मददगार होते हैं और अपना फ़ायदा किसानों को देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की कड़ी में हमने जाना कि किस तरह से सूत्रकृमि, एक ऐसा जीव, एक ऐसा परजीवी जो कि हमारी फसलों के पौधों की जड़ पर लग जाता है और फिर पौधे को बीमार कर देता है। हमें लगता है कि शायद हमारी खाद में कमी है, शायद हमारी ज़मीन में कमी है, और हम धोखे में रह जाते हैं, बहुत नुकसान में आ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी का अभाव है। लेकिन अब वक्त है कि अब हम जागरूक हों, हम भी पढ़ाई पढ़ें, हम भी कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में रहें, शोध अनुसंधान करने वालों के संपर्क में रहें और रेगुलर रूप से शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो देखें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। रखिए अपना बेहतर ख्याल और याद में रहिए उस एक परमात्मा की, जिसके लिए कहा गया सबका मालिक एक। नमस्कार।